हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और मुझे पता है आपको इसका बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रह रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको अभी क्या करवा रही हूँ, तो थ्योरी करवा रही हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। और कल हमने पूरा भारत का क्षेत्रफल देखा था, जो भी हमारे सीमावर्ती देश हैं, पड़ोसी देश हैं, पूरा बॉर्डर हमने बहुत अच्छे से कल पढ़ा, जहाँ से आपका बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो मैं आपको पहले से ही एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ। अगर आपने एनसीईआरटी बुक को नहीं पढ़ा है तो भी आप बहुत ही आसानी से पूरा एनसीईआरटी कवर कर सकते हैं। क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक पूरा मैंने आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं, तो वो जाके आप देखिएगा ज़रूर। वो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, क्योंकि आपका सारा ही क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी के अंदर से ही पूछा जा रहा है, बीपीएससी के अंदर। ठीक है, तो बीपीएससी का एग्ज़ाम अब आपका निकट आ रहा है, तो हमने एनसीईआरटी तो कर लिया, लेकिन कितना भी आप क्वेश्चन कर ले, जब तक आपको थ्योरी पता ना हो ना, आपको लगेगा कि कुछ अधूरा अधूरा सा है। तो हम आपके लिए कुछ भी अधूरा नहीं रहने देंगे। तो हम आपके लिए अभी लेके आए हैं ज्योग्राफी की क्लास, जिसमें हम आपको पूरा थ्योरी बता रहे हैं। और यकीन मानिए, आपके साथ इतनी डेटा मैं साझा करूँगी जो आपको एक अच्छे से अच्छे पेड कोर्स में भी देखने को नहीं मिलेगा। ये फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल है सारी चीज़ें। ये पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, सभी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन आपको ईमानदारी से मेहनत तो खुद ही करना पड़ेगा। इसको बार बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा। देखिए, हर कोई कुछ ना कुछ तो लेता है इसके एवज में, तो मेरा यही है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट कीजिए, बार बार इसको। अगर आपसे हो सकता है तो इसका नोट्स बना लीजिए। नोट्स नहीं अगर अभी आप शॉर्ट टाइम पे बना सकते हैं तो इसका पीडीएफ भी मैं आपको दे देती हूँ। तो रोज़ आपको एक चैप्टर रोज़ आपको अच्छे से पढ़ना है सोने से पहले। इतना अगर आप कर लोगे, आप एक सिलेक्शन लेके आओगे, मेरा सब कुछ सफल हो जाएगा। इसीलिए तो इतनी बातें हो गई। अभी हम देखते हैं यहाँ पे, ये आपको ज़रूर कर लेना है। इसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, ठीक है? तो उसको आप देख लीजिएगा, और पसंद आता है तो लाइक तो कर ही सकते हो भाई, लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दो। इतना तो आप कर ही सकते हो। चलिए, तो पहले तो ये आपको मैंने क्यों दिया है, ये देखिए, ये जो आपको मैंने दिया है ना, ये अगर आपको नहीं दिख रहा हो, क्योंकि मैं आपको जब पीडीएफ दूंगी तो आप वहाँ से भी खुद से इसको देख के समझ सकते हैं। तो पर्वत आपको याद करने के लिए ना, एक तरह से सबसे अच्छी जो बात होती है वो होती है कि माइंड मैपिंग। अगर आपको माइंड मैपिंग आ गई ना, तो आप कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज्योग्राफी का गलत नहीं करेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो आपके मैप से संबंधित होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये कराकोरम है आपका, और यहाँ पे आपका केटू है। इससे ठीक नीचे जाएंगे तो लद्दाख की श्रेणी है, जास्कर श्रेणी है, कैलाश श्रेणी है। आप समझ गए होंगे आज हम पर्वत पठार पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आज हम पूरा भौतिक संरचना देखने वाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको आज के क्लास में देखने को मिलेंगी। बस तसल्ली से क्लास में एंड तक बने रहना। आज आप बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के क्वेश्चंस जो है यहाँ पे सीधा सीधा सॉल्व करेंगे। तो क्योंकि यहाँ से एक तरह से देखा जाए तो ये जो आपका चैप्टर होता है, ये चैप्टर आपका अकेला 4-5 मार्क्स आपके लिए लेके आएगा। तो ये बहुत बेनिफिट होता है, इसको देख लीजिए। ये मैं आपके लिए लाई हूँ, ये आप ज़रूर एक बार पीडीएफ खोल के इसको पूरा देख लीजिएगा। इसमें पूरा पर्वत आपको दिया गया है, जितना भी आपका बहुत अच्छा आइडिया आपको हो जाएगा कि किस प्रकार से ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। ठीक है, उत्तरी मैदान कौन सा है, कौन सा आपका घाट है, पश्चिमी घाट है, कहाँ पे कोंकण है, कहाँ पे मलाबार तट है, ये सारी बातें आपको यहाँ से, इसको आप सिर्फ देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। चलिए, हम यहाँ पे देखना शुरू करते हैं भारत की भौतिक संरचना। सबसे पहले तो हम इसमें ये आपका कुछ डिवाइड है। पहले हम उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को देखेंगे, फिर हम सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान देखेंगे, भारत का मरुस्थलीय भाग देखेंगे, इसके बाद दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार देखेंगे, तटीय मैदान एवं द्वीप देखेंगे। ठीक है, तो पूरा आपका ये बहुत ही डिटेल में अच्छे से एक एक चीज़ मैं आपको बताते हुए जाऊंगी। बस आपको ध्यान से तसल्ली से इसको नोट करना है। नोट ना कर पाए तो बस ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो भू आकृति की दृष्टि से पूछा जाए सबसे पहले, तो भू आकृति की दृष्टि से भारत में काफ़ी विविधता देखने को मिलती है। इसके संपूर्ण क्षेत्रफल का लगभग 11% भाग जो है वो पर्वतीय है। ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि पिछले बार आपका मैदान पूछा गया था परसेंटेज में। तो हो सकता है इस बार आपसे पर्वत पूछ ले, या पठार पूछ ले, पहाड़ पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पर्वतीय अगर पूछा जा रहा है, पर्वतीय भाग, तो ये कितना है आपका 11% है। पहाड़ आपसे पूछा जा रहा है,
पहाड़ आपसे पूछा जा रहा है, ये आपका 18% है। और पठार जो है, पठार, ये आपका 28% है। और इसके बाद मैदानी भाग आता है आपका, मैदानी भाग, ये मैदानी भाग जो है ये आपका 43% है। इस प्रकार से इसको पूरा बांटा गया है। भूगर्भीय संरचना की दृष्टि से भारत को 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? पर्वतीय, पहाड़, पठार, मैदान। समझ में आ गई? इतनी सी बात तो क्लियर होगी आपकी। चलिए हम सभी को अब धीरे धीरे देखेंगे कि क्या होता है पर्वतीय, क्या है पठार, क्या है आपका मैदानी भाग। तो यहाँ से प्रश्न आपका डेफिनेटली बनेगा, बहुत सारा बनेगा। 1 to 5 में अगर मैं बात करूँ, एक एस्टिमेटेड वे में अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ से आपको लगभग 7 से 8 क्वेश्चन जो है 1 to 5 में देखने को मिल सकते हैं। और अगर 6 to 12 में मैं बात करूँ तो कम से कम आपको यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को यहाँ से मिल सकता है। ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आधा ज्योग्राफी आपका यही ख़त्म कर देगा। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, तो बिल्कुल बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए इसको। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्तरीय पर्वतीय प्रदेश। उसके बाद हम क्या देखेंगे? सतलज, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान। यहाँ से आपका बीपीएससी टीआरई 2 में भर भर के क्वेश्चन आया था। ठीक है, ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा का मैदान से बहुत ज़्यादा पूछा गया था। निम्न गंगा, मध्य गंगा से आपको याद आ रहा होगा अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो। भारत का मरुस्थलीय भाग देखेंगे, प्रायद्वीपीय पठार देखेंगे, उसका हम तटीय, मैदान और द्वीप देखेंगे। चलिए, तो जल्दी जल्दी हम स्टार्ट करते हैं। कितना हम कंप्लीट कर पाते हैं आज देखते हैं। टाइम जैसे हो जाएगा, लगभग 1 घंटा ही हम रखेंगे क्लास को, क्योंकि इससे ज़्यादा आप लोग देखोगे भी नहीं और फिर आपके दिमाग में भी नहीं बैठेगा। तो 1 घंटे में जितना कवर हो सकता है वो हम करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से दिखे। अब देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो उत्पत्ति एवं उत्थान की अगर हम बात करें तो प्लेट विवर्तकनी जो यहाँ पे सिद्धांत होता है, तो विवर्तनात्मकी सिद्धांत के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति 2 महाद्वीपों के आपस में टकराने से हुई है। ये तो सबको पता है ना। तो यहाँ आज हिमालय पर्वत पर स्थित है, जहाँ वहाँ पे पहले क्या हुआ करता था? एक टेथिस सागर हुआ करता था। टेथिस सागर से प्रश्न आपका पूछा गया है पिछली बार, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, टेथिस सागर के दक्षिण भाग में एक महाद्वीप था जिसे गोंडवाना भूमि कहते हैं, जिसके अवशेष आज दक्षिण अमेरिका के पूर्वी भाग, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया के रूप में विद्यमान है। तो भारत आपका किस भूमि के अंदर आता है? गोंडवाना लैंड। तो ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से भी आपका प्रश्न पूछा गया है। एक एक लाइन से आपका क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपको ध्यान से समझना है। टेथिस सागर के उत्तर में भी एक ऐसा ही महाद्वीप था जिसका नाम क्या था? अंगारा भूमि। एक था गोंडवाना भूमि, एक था अंगारा भूमि। ठीक है, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड। इसके अवशेष एशिया में, यूरोप, उत्तर अमेरिका के रूप में विद्यमान है। तो कुछ इस प्रकार से ये जो है आपका हुआ करता था। पहले ये पूरा प्लेट आपका जॉइंट था। ठीक है, ये जो देख रहे हैं आप दक्षिणी भाग है, टेथिस सागर है यहाँ पे आपका, और उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ये सब आपका मिक्स था। ये जब टूटता है तो यहाँ पे 2 प्लेट में ये विभाजित हो जाता है। तो देखिए, मध्य जीवकल्प के अंत में गोंडवाना भूमि तथा अंगारा भूमि के बीच में स्थित टेथिस सागर का तल प्रदेश भूगर्भ की हलचलों के कारण ऊपर उठने लगा और उठते उठते उसके जल ने गोंडवाना भूमि के कुछ निचले प्रदेशों को आवृत कर लिया। इसी के साथ गोंडवाना महाद्वीप विस्थापन के प्रभाव से टूट गया और उसके स्थान पर हिंद महासागर की सृष्टि हुई। परंतु टेथिस महासागर के तल प्रदेश का उत्थान इतने पर भी समाप्त नहीं हुआ। विस्थापन के कारण व वलय के कारण भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ निरंतर वलय होती रही और टेथिस सागर का तल प्रदेश अधिकाधिक ऊंचा उठता गया। जैसे कि मान लीजिए ये प्लेट इधर से आ रहा है, ये प्लेट इधर से आ रहा है, आते आते दोनों में टकराव होता है और एक दब जाता है और एक ऐसे करके उठ जाता है, इस प्रकार से। तो उठते उठते ये क्या हुआ? एक पर्वत का निर्माण होता है जो वलय के द्वारा होता है, इसीलिए वलित पर्वत कहा जाता है हिमालय को। आप जानते हैं इस बात को। चलिए, तो हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक इसके पीछे की थ्योरी है पूरी। ठीक है, तो पूरे थ्योरी को हम यहाँ पे उतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे
उतना ज़्यादा डिटेल में आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। जो ऊपर ऊपर सी बात है वो आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, परिणाम स्वरूप कुछ ऐसी पर्वत श्रेणियाँ बनी जिसे हम चीन से लेकर के यूरोप तक फैली हुई देखते हैं, जिसे अल्पाइन समूह की पर्वत श्रेणियाँ भी कहते हैं, जिसका हिमालय पर्वत एक भाग है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस समूह का भाग है हिमालय पर्वत। तो अल्पाइन समूह की पर्वत श्रेणियाँ भी इसे कहते हैं, और इसी का एक भाग क्या है, हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति टर्सरी काल में हुई, ये भी आपको याद रखना है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। छोटा छोटा आप पॉइंट बनाते हुए चलिए। खुद का नोट सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्ज़ाम टाइम के लिए, जब आप उसको बेहतर तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। तो मैं तो आपको शुरू से बोलती आई हूँ कि आपको हमेशा ही अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, क्योंकि वीडियो भी आप बार बार नहीं देख सकते हैं। 2-3 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। तो इसलिए आपको सबसे पहले ज़रूरी है कि इसका नोट्स भी आप बनाते हुए चलें। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, प्लेट्स टेक्टोनिक्स के अनुसार हिमालय पर्वत का निर्माण यूरेशियाई प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराने तथा इन प्लेटों के बीच स्थित टेथिस सागर के जमे मलबे में वलन पड़ने से हुआ था। अतः टेथिस सागर को हिमालय का गर्भगृह या जन्म स्थल भी कहा जाता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम आगे देखते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, इसके बाद हम सीधा फैक्ट पे पहुँचेंगे। हिमालय विश्व की नवीनतम मोड़दार या वलित पर्वत है, इसको आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। वलित पर्वतमाला के अंदर आता है हिमालय, और सबसे नवीनतम है ये। और ज्योग्राफी की दुनिया में अगर देखा जाए तो कितने हज़ार वर्ष जो होते हैं ना, वो नए होते हैं, उनके लिए 1-2 दिन की बात होती है। बहुत ही लंबा समय लगता है, जिसको वो लोग नवीन मानते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हिमालय को इन्होंने सबसे नवीन माना है, सबसे नया है ये पर्वत, कह सकते हैं। ठीक है, नवीनतम मोड़दार या वलित पर्वतमाला कहा है। यह पर्वत अभी निर्माण अवस्था में है, सोच लीजिए आप, यह पर्वत अभी निर्माण अवस्था में है, और कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय पर्वत श्रृंखला 2500 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है। ठीक है, पूर्व में इसकी चौड़ाई कितनी है, 150 किलोमीटर। ये आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। पूर्व में इसकी चौड़ाई कितनी है, 150 किलोमीटर। पश्चिम में कितनी है, 500 किलोमीटर है। और हिमालय पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 6000 मीटर है। ये क्या बात हो रहा है, तो देखिए, पूर्व इस साइड है ना, आपको पता है पूर्व इस साइड है, पश्चिम इस साइड है। अब देखिए, अरुणाचल प्रदेश की तरफ जो है, ये तो अभी हम मैप के ज़रिए भी आपको दिखा देंगे एक बार। तो अरुणाचल प्रदेश की तरफ ये पतला है, इसकी चौड़ाई ज़्यादा नहीं है, 150 किलोमीटर के लगभग है। ठीक है, और ये इधर से चौड़ा होता गया है। इधर आपको पता है जम्मू कश्मीर साइड में नेपाल है, इधर पूरा आपका चौड़ा होता गया है, इधर पतला होते गया है। तो आपका इधर कितना है, तो 500 किलोमीटर है। पश्चिम में कितना है, 500 किलोमीटर है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट पॉइंट पे, तो यहाँ पे आपको बता रहा है हिमालय की उत्तरी पश्चिमी भाग में क्या क्या है। तो ये आपका बहुत पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिए। कराकोरम, कैलाश, लद्दाख, जास्कर श्रेणियाँ मिलती हैं, जबकि दक्षिण पूर्व में नागा, पटकोई, मणिपुर और अराकान श्रेणियाँ मिलती हैं। ये पूर्व में मिलती हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पश्चिम में कौन सा, कराकोरम, कैलाश, लद्दाख, जास्कर, कराकोरम, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका पश्चिमी भाग में है, और पूर्वी भाग में आपके ये श्रेणियाँ मिलती हैं। ठीक है, हिमालय पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में अधिक चौड़े होने के कारण पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में दबाव बल का अधिक होना है। दबाव बल अधिक होने के कारण ही पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। समझ गए इस बात को, तो क्या है, ज़्यादा ऊंचा हो गया है ये दबाव अधिक होने की वजह से। तो अगर ऊंचाई पूछा जाए जिधर किधर सबसे ज़्यादा है, तो याद रखिएगा पूर्वी हिमालय की जो ऊंचाई है वो ज़्यादा है पश्चिमी की अपेक्षा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिए, हिमालयी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत में 11 हिमालयी राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हिमालयी राज्य कौन कौन से हैं, तो उत्तराखंड में हिमालय है, हिमाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है, मणिपुर में है, मेघालय में है, मिजोरम में है, नागालैंड में है, सिक्किम में है, त्रिपुरा में है, असम में है, और पश्चिम बंगाल में भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कुछ जगह आपके इस राज्य में आपका हिमालय फैला हुआ है। और केंद्र शासित प्रदेश में बात की जाए तो 2 हैं, कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम आगे देखते हैं। तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया। यहाँ से प्रश्न आपका स्टार्ट होता है पूछना।
तो ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय प्रदेश होता है, एक आपका हिमालय पर्वतीय प्रदेश होता है, एक पूर्वांचल पहाड़ियाँ होती हैं। तो आगे देखते हैं आगे इसमें क्या बातें कही गई। तो पहले हम ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय प्रदेश के बारे में जानते हैं। यहाँ से आपका बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय प्रदेश, तो ट्रांस हिमालय मूलतः यूरेशियन प्लेट का एक खंड है जिसका निर्माण हिमालय से पूर्व हो चुका था। यह हिमालय ग्रेट हिमालय या बृहद हिमालय के उत्तर में स्थित है। तो उत्तर हिमालय मतलब बृहद हिमालय के ऊपर है, उत्तर मतलब ऊपर, तो सबसे ऊपर कौन सा है? ट्रांस है, ये आपको ध्यान में रखना है। ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर है, उसके बाद आपका आता है बृहद हिमालय, उसके बाद आपका आता है हिमाद्री, है ना, शिवालिक, ऐसे चलेंगे, ठीक है। तो अभी हम सारा क्रम से देखेंगे। तो इसका मुख्य विस्तार जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य में है तथा तिब्बत में है। तिब्बत में अधिक स्थिति होने के कारण इसे तिब्बत हिमालय या फिर तिब्बत हिमालय या ट्रांस हिमालय कहते हैं। तो याद रखिएगा तिब्बत हिमालय इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे तिब्बत में ज़्यादा पाया जाता है। इसके अंतर्गत क्या है? कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। ट्रांस हिमालय के अंदर कराकोरम आता है, लद्दाख आता है, जास्कर आता है और कैलाश पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। इसकी लंबाई लगभग 965 किलोमीटर है। इस भाग में वनस्पति का अभाव है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपका समझ में आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये देखिए कि यह अवसादी चट्टानों से बना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ट्रांस हिमालय का जो भाग है वो अवसादी चट्टानों से बना है, ठीक है। और इसमें टर्सरी से लेकर के कैम्ब्रियन युग तक की चट्टानें पाई जाती हैं। इस श्रेणी से सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र जैसी पूर्वानुवर्ती नदियाँ का जन्म होता है, इसी हिमालय से होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें हाईलाइट किया हुआ है जो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रांस हिमालय में बहुत से ग्लेशियर पाए जाते हैं, जैसे सियाचिन यानी कि नुब्रा घाटी में जो है सियाचिन ग्लेशियर, बाल्टोरो, बियाफो और हिप्सेर ग्लेशियर इसके प्रमुख उदाहरण है। तो क्वेश्चन पूछा सकता है, इसको ज़रूर आप नोट कर लेंगे, ट्रांस हिमालय के अंदर ये आता है, ठीक है। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से ITSH यानी हिंदू सांगपो सेचर जोन या फिर हिंज लाइन के द्वारा अलग होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हिंज लाइन याद रखें, हिंज लाइन के द्वारा यानी ITSZ यानी कि हिंज लाइन के द्वारा ये अलग होता है ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से। कई लोग तो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को एक ही मानते हैं, तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। याद रखिए ट्रांस हिमालय सबसे पहले आता है और उसके बाद आपका आता है बृहद हिमालय, ठीक है। तो बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में जो लाइन है इसको क्या कहते हैं? हिंज लाइन कहते हैं, इसी से ये अलग होता है, ठीक है। अब अगर हम K2 की बात करें तो K2 आपका किस में है? ये भी आपको ध्यान रखना है, K2 जो है वो आपका ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। आपको पता है K2 सबसे ऊंची चोटी है, तो ट्रांस हिमालय के अंदर ये आती है, ठीक है। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन इसको कहा जाता है K2। और इसकी ऊंचाई कितनी है ये भी याद रखिए, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो 8611 मीटर, ठीक है। यह चोटी काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। यह भारत की सबसे ऊंची तथा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बिना किसी विवाद के अगर पूछा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अविवादित ना पूछा जाए बल्कि सिर्फ सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सीधा सीधा आप K2 लगा सकते हैं, गॉडविन ऑस्टिन को लगा सकते हैं। अगर पूछा गया कि अविवादित कौन सी है तब आप कौन सी लगाएंगे? तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में कि अविवादित रूप से, विवादित नहीं पूछा जा रहा है यहाँ, अविवादित रूप से भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो कमेंट बॉक्स में मुझे आप इसका आंसर बताएंगे। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और इसका आंसर लगभग सबको पता होगा, ठीक है। अब देखिए राकापोसी चोटी क्या है? यह विश्व की सबसे अधिक तीव्र या खड़ी ढाल वाली चोटी है। यह लद्दाख पर्वत श्रेणी में ही स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। अब ट्रांस हिमालय की श्रेणियों को हम एक बार देख लेते हैं। तो कौन कौन सी श्रेणियां हैं? कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है। और एक कौन सा था? कैलाश था ना।
अब यहाँ पे देखिए कराकोरम श्रेणी यह भारत की सबसे उत्तरी पर्वत है। यह उच्च एशिया की रीढ़ है, रीढ़ भी कहते हैं इसको, ध्यान से इसको समझ लीजिए। कराकोरम श्रेणी की बात की जा रही है। भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन इसी में स्थित है। कराकोरम श्रेणी की नुब्रा घाटी में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। कराकोरम श्रेणी के अंदर ही आपकी नुब्रा घाटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सियाचिन के नाम से पूछा गया आपके एग्जाम में। तो देख सकते हैं कि अभी तक हमने लगभग 5-6 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जो यहाँ से पूछा गया। अभी तो हमने स्टार्ट भी नहीं किया है। ये बहुत बड़ा चैप्टर है आपका। इसके बाद देखिए लद्दाख श्रेणी आती है आपकी। यह कराकोरम के दक्षिण में स्थित है। मतलब दक्षिण मतलब क्या हो गया, कराकोरम के जस्ट बाद, यानी कि उसके जस्ट नीचे, नीचे आपका दक्षिण ही होता है। तो पूछा जाए अगर कराकोरम के दक्षिण में कौन सी श्रेणी है, तो लद्दाख श्रेणी है। ठीक है, ये याद कर लो इसी क्रम में आप। यह कराकोरम में के दक्षिण में स्थित है। लद्दाख श्रेणी का पूर्वी भाग कैलाश श्रेणी यानी कि तिब्बत चीन है। ठीक है, पूर्वी भाग। विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी राकापोसी इसी श्रेणी की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, राकापोसी, याद रखेंगे। इसी श्रेणी में हिंदू धर्म का पवित्र स्थल कैलाश पर्वत तिब्बत में अवस्थित है। इसी पर्वत श्रेणी में अक्षय चीन अवस्थित है। तो ये लद्दाख श्रेणी में ही आता है आपका कैलाश पर्वत, याद रखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आगे देखते हैं जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी में क्या आपको जानना है, तो यह लद्दाख के दक्षिण एवं महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। ठीक है, लद्दाख श्रेणी एवं जास्कर श्रेणी के बीच में सिंधु नदी बहती है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि ये और ये जो है इसी के बीच में आपकी सिंधु नदी बहती है। ठीक है, इसका विस्तार जम्मू कश्मीर एवं उत्तराखंड राज्यों में है। नंगा पर्वत इस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। इस पर्वत श्रेणी में माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, किंगरी और बिंगरी दर्रा भी स्थित है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखिए ये सभी दर्रा आपका किसके अंदर आते हैं, जास्कर श्रेणी के अंदर आते हैं। तो 2-3 बातें हैं जो आपको जास्कर में ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो जास्कर महान हिमालय के उत्तर में स्थित है, यानी कि महान हिमालय मतलब हिमाद्री, महान हिमालय मतलब हिमाद्री के जस्ट ऊपर स्थित है। ठीक है, जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के बीच में सिंधु नदी बहती है, ये भी बात ध्यान रखेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में ये राज्य से होकर के, और नंगा पर्वत जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है, किसकी, जास्कर श्रेणी की। और माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, ये सब आपका जास्कर श्रेणी के अंदर आता है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। सिंधु नदी जो है ये लद्दाख श्रेणी को बुंजी नामक स्थान पर काटकर भारत के सबसे गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी को बूंजी नामक स्थान पर काटकर भारत के सबसे गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। ये हमने पूरा देख लिया। अब हम देखेंगे हिमालय पर्वतीय प्रदेश। हिमालय पर्वतीय प्रदेश अभी तक हमने क्या देखा, तो ये था आपका ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय प्रदेश। ठीक है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में ही अभी हम चल रहे हैं। और ये आपको मैं एक बार याद दिला दे रही हूँ कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के ही 3 भाग हैं, जिसका हमने अभी क्या देखा है, ट्रांस हिमालय देखा है। ठीक है, अब हम हिमालय पर्वतीय प्रदेश देखेंगे, उसके बाद पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए, तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं हिमालय पर्वतीय प्रदेश। तो 3 समांतर श्रृंखलाओं के रूप में है ये हिमालय पर्वतीय प्रदेश, और जो उत्तर से दक्षिण क्रम में इस प्रकार से है। पहले आपका क्या है, वृहद हिमालय, पहले आपका वृहद हिमालय है। ठीक है, इसको वृहद हिमालय, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। हिमाद्री बहुत ही प्रसिद्ध है आपका ये। ठीक है, हिमाद्री कहते हैं। और इसी के बाद आपका आता है हिमाचल, लघु हिमालय भी इसी को कहते हैं। हिमाचल, इसी को लघु हिमालय भी कहते हैं, ये भी आप याद रखें। और इसके नीचे आता है आपका शिवालिक। ठीक है, शिवालिक, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें जो भी मैं फैक्ट अभी आपको बताने वाली हूँ ना, वो एकदम ध्यान से समझेंगे, एक एक बात आपको ध्यान से समझनी है। तो चलिए देखते हैं। वृहद हिमालय या हिमाद्री, सबसे पहले हम इसी को देखेंगे। हायर ग्रेट हिमालयस के अंदर आता है। सबसे हमेशा बर्फ़ से ढके रहने के कारण इसे हिमाद्री नाम दिया गया है। ये आपका तथ्य में क्वेश्चन आया था।
ठीक है। इसे सर्वोच्च हिमालय, महान हिमालय या आंतरिक हिमालय के नाम से जानते हैं। तो इसके नाम से भी क्वेश्चन बनता है, याद रखिए। सर्वोच्च हिमालय पूछा जाए, महान हिमालय या आंतरिक हिमालय, तो क्या हो जाएगा? हिमाद्री हो जाएगा, ठीक है, वृहद हिमालय। और अगर हम बात करें तिब्बतियन हिमालय, तो किसके अंदर जाएगा? ट्रांस हिमालय के अंदर जाएगा। बिल्कुल भी आपको जो है खिचड़ी नहीं बनाना है, बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। एक बार रिपीट भी हम कर लेंगे लास्ट में, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वृहद हिमालय सबसे प्राचीनतम एवं सर्वाधिक सतत श्रृंखला है। हिमालय, महान हिमालय के वलय की आकृति असममित है। हिमालय के इस भाग को क्रोड ग्रेनाइट से बना हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने जो ऊपर ट्रांस हिमालय देखा, वो हमने देखा अवसादी सेल से बना हुआ था। ये आपका क्रोड ग्रेनाइट से बना हुआ है। ये पॉइंट आपको नोट करना है, ठीक है। इसका आंतरिक भाग आर्कियन सेल जैसे ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट सेलों से बना हुआ है तथा इसके सिरे एवं पश्च भागों में कांतित अवसादी सेल पाए जाते हैं। तो ये आपको पॉइंट नोट कर लेना है। यह पश्चिम में नंगा पर्वत, सिंधु नदी के जॉर्ज के पूर्व अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वत तक एक चाप की भांति फैला हुआ है। तो बहुत ऊंचा नहीं है, चाप की, यहाँ पे चाप की भांति फैला हुआ है। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ जो हैं, इसी में है आपका माउंट एवरेस्ट। ये आपका विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, आप सभी को पता है। उसके बाद आता है कंचनजंगा। यही है वो कंचनजंगा जो अविवादित रूप से भारत का सबसे ऊंचा, अगर हम कहें पर्वत चोटी, तो यही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपने मेरे बताने से पहले आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर कर दिया होगा। मकालू, मैकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, बद्रीनाथ, नीलकंठ, नमचा बरवा, केदारनाथ, सारे आपके इसी श्रेणी में पाए जाते हैं। विश्व की सर्वाधिक ऊंची श्रेणियां हैं, ये ऊंची चोटियां हैं जो आपके वृहद हिमालय या हिमाद्री के अंदर पाए जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था इसमें, ये याद रखिए, माउंट एवरेस्ट आपका हिमाद्री के अंदर है, ठीक है, काराकोरम श्रेणी में नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। वृहद हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 किलोमीटर है, 6100 मीटर है। माउंट एवरेस्ट, चोमोलुंगमा या सागरमाथा इसकी सबसे ऊंची चोटी है वृहद हिमालय की, ठीक है। हिमाद्री या वृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है, जिसको सागरमाथा भी कहा जाता है, चोमोलुंगमा भी कहा जाता है, अलग अलग जगह पे, ठीक है। नेपाल में आपका ये सागरमाथा के नाम से कहा जाता है, याद रखेंगे। वृहद हिमालय के मध्य भाग से, ठीक है, गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियों का उद्गम है। इस पर्वत श्रेणी को काटकर बहने वाली नदियां कौन कौन सी है? सिंधु, ब्रह्मपुत्र और अलकनंदा। यही अलकनंदा आगे चल के गंगा बनती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट से ही गंगा नहीं बनी है, ठीक है। अलकनंदा और भागीरथी मिल करके गंगा का निर्माण करती है, आपको ये बात पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। वृहद हिमालय मध्य हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है। तो हमने थीम्स देखा था अभी ऊपर, जो कि आपका ट्रांस और थीम्स लाइन देखा था हमने, जो आपका ट्रांस और हिमाद्री का लाइन था, एक दूसरे को अलग करता है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं वृहद हिमालय मध्य हिमालय को मेन सेंट्रल थ्रस्ट से अलग करता है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात यहाँ पे क्या है, महान हिमालय या वृहद हिमालय के पूर्व की तुलना में पश्चिमी भाग में हिम रेखा की ऊंचाई अधिक है। इसी कारण पश्चिमी भाग अधिक शुष्क होता है, ठीक है। वृहद हिमालय का पर्वतीय ढाल उत्तर की ओर मंद और दक्षिण की ओर तीव्र है। इसका मुख्य कारण इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट द्वारा लगाया गया अभिसारी बल है। चलिए आगे देखते हैं। हिमालय का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट, इसे तिब्बत में चोमोलंगमा कहते हैं और नेपाल में सागरमाथा कहते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, तो याद रखेंगे 8848.86 मीटर जो है यहाँ पे इसका हो जाएगा ऊंचाई, ठीक है। 2020 तक का ये आपका डेटा है, दिसंबर 2020 तक का ये डेटा है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो गॉडविन ऑस्टिन है, जो कि माउंट केटू आप जानते हैं। यह पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है, यानी कि पीओके में है, ठीक है। इसीलिए ये आपका विवादित है तो ये भारत का ही, भारत इसे अपना ही क्षेत्र मानता है, तो पीओके को अपना
मानता है, इसीलिए भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? K2 है। लेकिन ये POK में है, जो कि पाक इसको अधिकृत करके रखा हुआ है ना, तो इसीलिए ये विवादित है। समझ में आ गया? अविवादित पूछा जाएगा तब आपका कौन हो जाएगा? देखिए, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, ठीक है। एक बार में अगर चीज़ें समझ ना आए ना तो दोबारा देखिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इस पर्वत श्रेणी की स्थित दर्रे आपको बतानी है, तो बुर्जिला दर्रा जो कश्मीर में है, जोजिला दर्रा लद्दाख में है, बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, थांगला जो उत्तराखंड में है, नाथुला और जेलेपा दर्रा सिक्किम में है। ये सारे दर्रे जो हैं आपके किसके अंदर आते हैं? वृहद हिमालय के अंदर आते हैं, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। अब देखिए, इसमें जो चोटी है प्रमुख, इसको यहाँ पे पूरा डिटेल में बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए, माउंट एवरेस्ट का आपका 8848.86 मीटर है। ये नेपाल और तिब्बत की सीमा पे है। कंचनजंगा आपका सिक्किम में है, भारत में, नेपाल सीमा पर स्थित है। मैकालू ये आपका नेपाल और तिब्बत के सीमा पर है। धौलागिरी, यहाँ पे आप इसका ऊंचाई भी देखते हुए चलेंगे, नेपाल में है। नंगा पर्वत जो है गिलगिट बाल्गिस्तान पाकिस्तान में है। और अन्नपूर्णा जो है ये आपका नेपाल में है। नंदा देवी उत्तराखंड भारत में है। नामचा बरवा आपका अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच है। केदारनाथ आपका उत्तराखंड भारत में है। इस प्रकार से ये पूरा आपका वृहद हिमालय का ही पर्वत चोटी है, ठीक है। ये सभी ध्यान रखें। अब हम आ गए लघु हिमालय के ऊपर। लघु हिमालय में क्या है? तो लघु हिमालय मध्य हिमालय या हिमाचल श्रेणी इसको कहते हैं। नाम भी याद रखिएगा, हिमाचल श्रेणी चाहे पूछे या मध्य हिमालय पूछे या लघु हिमालय पूछे, तीनों एक ही हैं, ठीक है। इसका विस्तार मुख्य हिमालय या बृहद हिमालय के दक्षिण में है, यानी कि नीचे है। अब समझ रहे हैं दक्षिण का मतलब क्या होता है? नीचे है। ये पर्वत प्री कैम्ब्रियन या पैलियोजोइक चट्टानों से बने हैं। पीर पंजाल श्रेणी इसका पश्चिमी विस्तार है। इसकी चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर के बीच है। इसकी ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर के बीच है। यह शिवालिक या हिमालय का सर्वाधिक उबड़ खाबड़ मतलब रफ एरिया है सबसे ज़्यादा। यह हिमालय का सबसे रफ एरिया है, ठीक है। कौन सा? हिमाचल श्रेणी। विवर्तनिकी दृष्टि से यह हिमालय का प्रायः शांत है। लघु हिमालय तथा शिवालिक श्रेणी के मध्य भारत के प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक स्थान है, जैसे शिमला, धौलाधार श्रेणी में मसूरी, चक्राता, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग, ये सब आपका किसके अंदर आता है? हिमाचल श्रेणी मध्य हिमालय या लघु हिमालय के अंदर आता है। महान वृहद हिमालय या लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी या काठमांडू घाटी आदि स्थित है। मध्य हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के बीच में मैंड बाउंड्री फॉल्ट है, ठीक है। मैंड बाउंड्री फॉल्ट पाई जाती है। लघु हिमालय के अंतर्गत कई छोटी छोटी श्रेणियां भी हैं। कौन कौन सी हैं? तो पीर पंजाल श्रेणी आपका किसके अंदर आता है? ये आपका बहुत पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। तो पीर पंजाल श्रेणी आपका किसके अंदर आता है? हिमाचल के अंदर आता है। नाग टिब्बा मसूरी श्रेणी और धौलाधर श्रेणी महाभारत श्रेणी, ये सभी याद रखें। पीर पंजाल आपका जम्मू कश्मीर में है। नाग टिब्बा श्रेणी नेपाल उत्तराखंड, मसूरा श्रेणी उत्तराखंड, धौलाधार श्रेणी हिमाचल प्रदेश, महाभारत श्रेणी नेपाल में है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, मर्ग के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। क्या होता है मर्ग? मर्ग समझिए, ये सारे कुछ कुछ क्वेश्चन आपके बन जाते हैं दून से। बुग्याल क्या है? करेवा क्या है? तो ये समझिए कि ये क्या है। तो मर्ग क्या है? लघु हिमालय की ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। सोनमर्ग, गुलमर्ग, ठीक है, इस प्रकार से तो मर्ग होता है, इसी को कहते हैं। बुग्याल या प्यार क्या है? तो लघु हिमालय के ढालों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है, ठीक है। दून या दुआर क्या है? तो शिवालिक और लघु हिमालय के बीच पाए जाने वाली समतल घाटियाँ या मैदान पश्चिम में दून तथा पूर्व में द्वार कहलाते हैं, जिसे हम देहरादून, हरिद्वार इस प्रकार से जानते हैं, ठीक है। तो यह शिवालिक या लघु हिमालय के बीच में पाई जाने वाली है। करेवा क्या है?
तो कश्मीर घाटी में हिमोड निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना को करेवा कहते हैं। यह केसर की खेती के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। करेवा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, शिवालिक श्रेणी पे हम पहुंच गए हैं। शिवालिक श्रेणी या बाह्य हिमालय भी सही कहते हैं। तो यह हिमालय की सबसे बाहरी और नवीनतम श्रेणी है। इसका निर्माण काल मध्य मायोसीन से निम्न प्लिस्टोसिन अर्थात सेनेजोइक युग में माना जाता है। शिवालिक श्रेणी लघु हिमालय के दक्षिण में अवस्थित है। आपको पता ही है, लघु हिमालय के दक्षिण मतलब नीचे। इसका विस्तार पश्चिम में पाकिस्तान के पोतवार बेसिन से प्रारंभ होकर पूर्व में कोसी नदी तक है। शिवालिक की औसत ऊंचाई अगर देखें तो 900 से 1200 मीटर के बीच पाई जाती है। इसका निर्माण बालू, कंकड़ तथा कांग्लोमेरेट सेल की मोटी परतों में हुआ है। शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र से सिंधु से तीस्ता के बीच फैला क्षेत्रफल भाबर का मैदान कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, यह हिमालय पर्वत श्रृंखला का नवीनतम भाग है। इसे गोरखपुर के समीप हुंडवा श्रेणी तथा पूर्व में चूरिया मुरिया श्रेणी कहा जाता है। इसको अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिरी, अबोर या मिसमी पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। तो आप देखिए इस प्रकार से इसका क्रम है। मैप में आपको अच्छे से समझ में आएगा। काराकोरम श्रेणी सबसे ऊपर है आपका, उसका लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल, धौराधर, शिवालिक, इस प्रकार से है आपका ये, ठीक है। और ये देखिए आप इधर कितना है, चौड़ा है, आप देख रहे हैं, और इधर ये पतला होता गया है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश आते आते ये पतला होता गया है। 105 के समथिंग था किलोमीटर आपका, और ये आपका 500 समथिंग था। तो ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे मैप के जरिए आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। डाफला, मिरी, ओबार, मिसमी, ये भी आपने देखा, ये वाला पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये आपका इस साइड में, पूर्वी साइड में है ये अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। समझ में आ गया। यहीं पे आपका देखिए मेघालय है, मेघालय की पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया। फिर नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ है ना, मीज़ो पहाड़ियाँ है। तो ये सब आपका यहाँ पे देखने को मिलता है। जो ऊपर पे मैंने आपको सबसे पहले मैप दिया है उसको आप ज़रूर देखिएगा, वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कौन सी हैं। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ तो हमने 2 देख ली, अब ये तीसरा नंबर है। तो ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में फैली हुई है। उत्तर पूर्वी राज्य में मतलब इस साइड वाला जो राज्य है आपका, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंड, इस तरफ का पहाड़ी के बारे में बात कर रहा है, जिसमें कई भारत एवं म्यांमार की सीमा रेखा के साथ फैले हुए हैं तथा कई देश के आंतरिक हिस्से में हैं, जैसे पटकई बूम, नागा पहाड़ियाँ और मिजो पहाड़ियाँ। ये सब आपके उदाहरण के तौर पे आप देखिए, उत्तर पूर्वी श्रेणियाँ में कौन कौन सी आती है। डाफला पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है, अबोर पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है, पटकाई बुम अरुणाचल प्रदेश में है, मिकिर पहाड़ी असम में है, मिकिर पहाड़ी आपका पूछ लेता है, खासी पहाड़ी मेघालय में है, मिरी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश, मिसमी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश, बरेल श्रेणी असम, मणिपुर और नागालैंड में है, गारो पहाड़ी मेघालय, जयंतिया भी आपका मेघालय, ठीक है। तो आपको पता ही है कि गारो, खासी, जयंतिया आपका इस प्रकार से बना हुआ है पर्वत श्रेणी, ठीक है, और इस प्रकार से। तो इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मेघालय के मासिनराम में। आप सभी को पता है विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो यहीं पे होती है, क्योंकि इस प्रकार से इसकी कुछ भू आकृति है जिसके वजह से पानी यहीं पे सबसे ज़्यादा ठहरता है और यहीं पे बारिश सबसे ज़्यादा होती है। ये पर्वत की वजह से ही होती है, ये जो आपका यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया जो पहाड़ी है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए आपको मैप के जरिए यहाँ पे बताया जा रहा है जितनी भी चीज़ें भी हमने देखी उत्तर पूर्वी, तो ये उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ हैं सारे हिमालय के, तो ये सब आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। मिज़ोरम में देखिए मिज़ो पहाड़ियाँ, यहाँ मणिपुर है, यहाँ नागालैंड है। मैप के जरिए आप देखेंगे ना तो बहुत आसानी से आप सब कुछ समझ लेंगे। यह आप देख रहे हैं यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, ये पूरा आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश में देखिए डाफला है, मिरी है, अबोर है, मिसमी है, पटकई बुम है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। देखिए मेघालय में 3 है, गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है, इस प्रकार से है ये पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं हमेशा क्वेश्चन बोल देती हूँ। नेक्स्ट आपका टॉपिक है हिमालय के प्रादेशिक विभाजन। अब देखिए यहाँ पे हिमालय के कुछ भाग हैं जहाँ से प्रश्न आपका बनता है। पंजाब हिमालय, कुमाऊँ हिमालय। अब आप प्रादेशिक विभाजन है, प्रदेश के आधार पे विभाजन हुआ है, तो ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको हम देख लेते हैं। पंजाब हिमालय, यहाँ से देखिए बहुत क्वेश्चन आता है आपका। पंजाब हिमालय, कुमाऊँ हिमालय, नेपाल हिमालय और एक असम हिमालय, ये 4 हैं, ठीक है, याद रखेंगे।
ये 4 आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे सिंधु नदी तथा सतलज नदी के मध्य अवस्थित यह पर्वतीय भाग जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में विस्तृत है। पंजाब हिमालय, जिसमें कराकोरम, लद्दाख, धौलाधर, पीर पंजाल, जास्कर पर्वत श्रेणियाँ शामिल है। पंजाब हिमालय के अंदर ये आता है और इस प्रकार से आपका ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, पंजाब हिमालय के अंदर कौन कौन आता है तो याद रख लीजिए, कराकोरम, लद्दाख, धौलाधर, पीर पंजाल, जास्कर श्रेणी जो है इसी के अंदर आता है। और अगर हम दर्रे की बात करें तो रोहतांग दर्रा, बनिहाल दर्रा, फोटुला दर्रा, जोजिला दर्रा, ये सब पंजाब के अंदर आता है। आगे देखते हैं कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय जो है यहाँ पे यह सतलज और काली नदियों के मध्य विस्तृत है। कुमाऊं हिमालय, ये क्वेश्चन आपका ऐसा ही सीधा सीधा बना है, कुमाऊं हिमालय से ही बना है। सतलज और काली नदी और भी अलग अलग आपको वहाँ पे दे दिया जाता है ऑप्शन में। तो याद रखिए सतलज और काली नदी के मध्य में विस्तृत है। यह पंजाब हिमालय से अधिक ऊंचा भाग है। ठीक है, पंजाब हिमालय से अधिक ऊंचा भाग है। और भागीरथी तथा यमुना नदियों का उद्गम क्षेत्र इसी हिमालय में है। बद्रीनाथ, केदारनाथ इसकी प्रमुख चोटियां हैं। नंदा देवी कुमाऊं हिमालय का प्रमुख शिखर है। और प्रमुख संगम की बात करें तो देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग आपका इसी श्रेणी में आता है। ठीक है, मुख्यतः झारखंड राज्य में स्थित है ये। और फूलों की घाटी इसी श्रेणी में है, आपको पता है उत्तराखंड फूलों की घाटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय क्या है तो यह पर्वतीय प्रदेश हिमालय का सबसे लंबा प्रादेशिक भाग है। सबसे लंबा अगर पूछा जाए तो नेपाल हिमालय हो जाएगा। ठीक है, यह काली नदी और तीस्ता नदी लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। विश्व की सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला यानी माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल हिमालय के अंदर है। याद रख लो इस चीज़ को। ठीक है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मैकालू आपका इसी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। असम हिमालय की अगर बात करें तो यह तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी तक, ये आपका जो स्टार्टिंग में आ रहा है ना पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा रहा है बार बार, तो इसको आप याद कर लीजिए क्योंकि कुमाऊं पूछा गया है। हो सकता है इस बार आपसे नेपाल या असम पूछ ले। ठीक है, नेपाल भी पंजाब भी पूछ सकता है, याद रखिए। 720 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। और नागा पहाड़ी, मणिपुर, मिजोरम, खासी पहाड़ियाँ इसमें अवस्थित हैं। और दिहांग, दबांग, लोहित और ब्रह्मपुत्र नदियाँ इसी से होकर के गुजरती है असम हिमालय। अब हम देखेंगे पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय में क्या अंतर है। यहाँ से आपका क्या प्रश्न बनता है मैं आपको बताती हूँ। सिंधु नदी से काली नदी के बीच में ये विस्तृत है पश्चिमी हिमालय। और सिक्किम से सिंगालीला पर्वत से लेकर के हिमालय की पूर्वी सीमा तक विस्तृत है पूर्वी हिमालय। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बनता है। पश्चिमी विक्षोभ से अधिक वर्षा प्राप्त होता है शीत ऋतु में पश्चिमी हिमालय में। ठीक है, और दक्षिण पश्चिमी मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त होता है ग्रीष्म ऋतु में पूर्वी हिमालय में। वर्षा की मात्रा अपेक्षाकृत कम प्राप्त करता है, यहाँ पे ज़्यादा होता है। पूर्वी हिमालय में आपको पता है ज़्यादा होता है। वर्षा की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक प्राप्त होती है यहाँ। जैव विविधता तुलनात्मक रूप से कम है क्योंकि यहाँ पे हमेशा ही वर्षों भर बर्फ़ से ढका रहता है पश्चिमी हिमालय ज़्यादातर भाग, तो इसीलिए यहाँ पे जैव विविधता देखने को कम मिलती है कंपेयर टू पूर्वी हिमालय। जैव विविधता की मात्रा अत्यधिक है यहाँ पे। भारत का जैव विविधता हॉट स्पॉट यहाँ पे अवस्थित है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिए, अस्थाई हिमावरण की निम्नतम सीमा तथा ट्री लाइन की ऊंचाई अपेक्षाकृत कम है। इसमें स्नो लाइन इसमें ज़्यादा है। अस्थाई हिमावरण की निम्नतम सीमा है और ट्री लाइन की ऊंचाई अपेक्षाकृत अधिक है। ये बात आपको याद रखना है। यहाँ पे जो नदियाँ बहती है कौन सी है, गंगा, यमुना, सिंधु। और यहाँ पे जो बहती है तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियाँ। ये आपको इसके बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब देखिए हिमालय के कुछ प्रमुख जो हिमनद है वो कौन कौन से श्रेणी में है, ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए हिमनद में सबसे पहले है सियाचिन। सियाचिन है 76 किलोमीटर काराकोरम श्रेणी में। बियाफो है 62 किलोमीटर काराकोरम श्रेणी। हिस्पर है 61 किलोमीटर काराकोरम श्रेणी। बाल्टोरो है 58 किलोमीटर काराकोरम श्रेणी। बातुरा है 58 किलोमीटर काराकोरम श्रेणी। चोंगोलुंगमा है 50 किलोमीटर काराकोरम श्रेणी। खुर्दोजिन है 41 किलोमीटर काराकोरम श्रेणी। रीमो है 40 किलोमीटर काराकोरम श्रेणी। गंगोत्री है 30 किलोमीटर कुमाऊं हिमालय में। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे।
पुनमा है 27 किलोमीटर काराकोरम श्रेणी। जेमू है 26 किलोमीटर कंचनजंगा सिक्किम नेपाल में। और रुंडुन है 19 किलोमीटर काराकोरम श्रेणी में। लिमान है, ये तो क्वेश्चन आपका नहीं आएगा यहाँ से। गंगोत्री एक पूछा जाता है। सोना पानी है 11 किलोमीटर कश्मीर में। वृहद हिमालय में है आपका रूपल। चौड़ीबाड़ी है 7 किलोमीटर उत्तराखंड केदारनाथ के पास। तो ये हमने देख लिया। अब हम कुछ प्रमुख दर्रे हैं, पासेज हैं, उसको देख लेते हैं। चांगला दर्रा लद्दाख में काराकोरम है, लद्दाख काराकोरम श्रेणी में है। और भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। 5664 किलोमीटर लंबा ऊंचाई है इसकी, मीटर ऊंचाई है। भारत और चीन के बीच में ये संपर्क मार्ग प्रदान करता है काराकोरम दर्रा। जोजिला दर्रा लद्दाख में है, जास्कर श्रेणी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि श्रीनगर से लेह मार्ग को ये जोड़ती है। लेपसांग ला दर्रा लद्दाख में है। लानकदा दर्रा लद्दाख में है। जाराला है लद्दाख में। खारदुला दर्रा है लद्दाख में। आगे देखते हैं, जहाँ इंपॉर्टेंट होगा बताते चलूँगी। खारदुला दर्रा है लद्दाख में। बुर्जिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। पीर पंजाल दर्रा है जम्मू कश्मीर में। बनिहार दर्रा है जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल श्रेणी में है ये। और जम्मू से श्रीनगर मार्ग को ये जोड़ता है। और इसी दर्रे पर जवाहर सुरंग का निर्माण किया गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। बनिहार दर्रा। शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, जास्कर श्रेणी में है ये। यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। सतलज नदी इसी दर्रे से भारत में होकर प्रवेश करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। शिवकिला दर्रा से ही जो है सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। यह दर्रा भारत चीन के मध्य व्यापारिक मार्ग है। देवसा दर्रा हिमाचल प्रदेश कुल्लू जिले को स्पीति से जोड़ता है। लुंगचला दर्रा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, पीर पंजाल श्रेणी में। मनाली को लेह से जोड़ता है, ठीक है। इसे हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। इस पे अटल टनल बना है, बहुत इंपॉर्टेंट। रोहतांग दर्रा में ही आपका अटल टनल बना है। बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश। माना दर्रा उत्तराखंड कुमाऊं श्रेणी में है ये। गढ़वाल उत्तर प्रदेश तिब्बत से जोड़ता है। और इस दर्रे पर स्थित देवताल झील और सरस्वती नदी निकलती है। नीति दर्रा उत्तराखंड में है। इस दर्रे से मानसरोवर कैलाश यात्रा की जाती है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड कुमाऊं श्रेणी में है। उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, भारत चीन व नेपाल के मध्य सीमा बनाता है। मोलिंगला दर्रा उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। यह तिब्बत जाने का मार्ग देता है और यहाँ गंगटोक भारत लासा की व्यापारिक मार्ग भी है। डोंकिया दर्रा जेपलेला दर्रा सिक्किम में है। आगे देखिए, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। यांगपा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पे तो सिर्फ यही सब पूछेगा कि कौन सा कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो यांगपा दर्रा जो है, इस दर्रे के निकट से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। यह भारत म्यांमार के मध्य परिवहन और व्यापार को सुगम बनाता है। पांगसाऊ दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। तुजू दर्रा मणिपुर में। अब हम देखिए इस तरफ आ गए, पूर्व की तरफ आ गए हैं। थालघाट दर्रा महाराष्ट्र में है। मुंबई नागपुर कोलकाता का रेल मार्ग गुजरता है इसी से। भोरघाट दर्रा जो ये है महाराष्ट्र में है, मुंबई को पुणे से जोड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये तीनों जो दर्रा है यहाँ से प्रश्न आपका बना है बीपीएससी में, ध्यान रखेंगे। पालघाट दर्रा केरल में है। कालीकट त्रिचूर से कोयम्बटूर इंडोर रेल एवं सड़क मार्ग से गुजरता है। थांगला दर्रा उत्तराखंड में है। सेनकोटा दर्रा केरल में, तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। यहाँ पे देखिए गोरान घाट है राजस्थान में, गुरु शिखर को माउंट आबू से अलग करता है। असीरगढ़ किला दर्रा है मध्य प्रदेश में। अम्बा घाट दर्रा है महाराष्ट्र में। बुरहानपुर दर्रा है मध्य प्रदेश में। ये पूरे दर्रे आपको ध्यान रखने हैं। तो हमने जो है पूरा यहाँ पे देख लिया, क्या क्या हमने देख लिया यहाँ पे। उत्तर का विशाल मैदान पे हम पहुँच चुके हैं, विशाल मैदान पे। तो हमने क्या क्या देख लिया, इसको एक बार हम देख लेते हैं। तो हमने पूरा यहाँ वृहद हिमालय, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री, लघु हिमालय या हिमाचल प्रदेश देख लिया। उप यहाँ पे शिवालिक श्रेणी भी हमने पूरा देख लिया, ठीक है। और यहाँ पे हम अगर बात करें तो यहाँ से हमने पूरा ट्रांस हिमालय
और पूरा पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, हिमालय पर्वतीय प्रदेश, ये सब कुछ हमने देख लिया है। तो यहीं तक हम एंड करें क्या आज? ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया दर्रा तक, ठीक है। अब हम आ गए हैं उत्तर का विशाल मैदान। ये पूरा विशाल मैदान है जहाँ पे अलग अलग आपका है। गंगा का मैदान से प्रश्न आपका बहुत बना है बीपीएससी में, तो बहुत ही ध्यान से समझने वाली ये टॉपिक है पूरा। तो इसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो एकदम से स्किप हो जाएगा दिमाग से, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, नेक्स्ट डे इसको हम करते हैं। ये पूरा मैदान है, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। फिर यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार है, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार ये पूरा। उसके बाद मध्यवर्ती ऊंचाई दक्कन का पठार है, पूर्व के पठार हैं जितने भी हैं, शिलोंग का पठार, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट पर्वत, क्या होता है आपका सह्याद्री, क्या होता है आपका थाल घाट, भोर घाट, किस तरह से है, ये सारी चीज़ें हम बहुत ही डिटेल में सबको समझेंगे अच्छे से। फिर तटीय मैदान की तरफ आ जाएंगे, तटीय मैदान एवं द्वीप। तो इतना हम अगर कर लेंगे तो हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा ये। तो ये इतना हम कल कर सकते हैं, है ना, ये पूरा हम इतना कल कर सकते हैं। तो यहाँ तक है पूरा ये आपका, तो ये कल हम कर लेंगे क्या, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक हमने कर लिया है। इसको एक बार हम रिपीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। इसको हम एक बार रिपीट कर लेते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको रिपीट कर लेंगे ना तो बहुत आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे आज उत्तरी पर्वतीय प्रदेश हमने देख लिया। मैदान हम ये सारा जो है कल देखेंगे। ये आपका सबसे बड़ा है चैप्टर, तो इसीलिए हमने इसको देखा। अब यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो हम इसको फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं एक बार, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहले तो हमने 4 भागों में भौतिक विभाग देखे यहाँ पे। तो सबसे पहले 11% आपका है पर्वतीय, 18% है आपका पहाड़, 28% है पठार और 43% है आपका मैदान, ठीक है। इसके बाद हम आ गए उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में, जहाँ पे हमने देखा कि तेथिस सागर जो है आपका, ये दक्षिण भाग में एक महाद्वीप हुआ करता था, और गोंडवाना भूमि जो है इसको कहते हैं, जहाँ से भारत का विकास हुआ है, जहाँ से भारत की उत्पत्ति हुई है कह सकते हैं आप, ठीक है। उत्पत्ति नहीं हुई है पर हाँ, प्रायद्वीपीय भारत आपका इसी का एक पार्ट है, गोंडवाना भूमि का। ये आपको समझ में आ गया था। चलिए, इसके बाद हमने इसमें क्या क्या देखा था इम्पॉर्टेंट। तो हिंद महासागर की सृष्टि हो जाती है, तेथिस सागर जो टूट जाता है। इसके बाद तो यहाँ पे अल्पाइन समूह की पर्वत श्रृंखला जो है, इसी के अंदर हिमालय पर्वत का एक ये भाग है, और ये टर्सरी काल में ये होता है। ये हमने इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है मैं वही आपको यहाँ पे बताती हुई चल रही हूँ, ठीक है। पूरी कहानी तो हम समझ चुके हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक्स के आधार पे आप यहाँ पे आपने देखा, इंडियन प्लेट के टकराने से जो है तेथिस सागर में जमे हुए मलबे में वलन पड़ता है, जिससे जो हिमालय है उसका निर्माण होता है। और तो ये हमने यहाँ पे देखा, नवीत मोरदार पर्वत यानी कि वलित पर्वत है आपका हिमालय, ये बात आपने देखी। फिर इसके बाद हमने देखा कि कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये 2500 किलोमीटर की लंबाई तक फैला हुआ है। और इसके बाद इसकी चौड़ाई पर हमने बात की, तो पूर्व में इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर है और 500 किलोमीटर आपका पश्चिम में है, चौड़ा है वैसे अपेक्षाकृत अगर देखा जाए। हिमालय पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 6000 मीटर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पश्चिमी भाग में कौन कौन सा आपका श्रेणियाँ मिलता है, तो काराकोरम, कैलाश, लद्दाख, जास्कर श्रेणियाँ मिलती हैं। दक्षिण में आपका नागा, पटकोई, मणिपुर, अराकान श्रेणियाँ मिलती हैं। ये हमने देख लिया। इसके बाद हमने यहाँ पे देखा हिमालयी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जहाँ पे देखा हमने 11 हिमालयी राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। ये हमने देख लिया। इसके बाद हमने देखा हिमालयी राज्य में कौन कौन आता है, उत्तराखंड आता है, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। फिर हमने देखा कि ये 3 भाग में बांटा हुआ है, ट्रांस हिमालय, हिमालय पर्वतीय प्रदेश, जिसके अंदर हमने 3 देखा। ये तो हमने देखा, इसके अंदर हमने 3 देखा, जिसके अंदर था आपका हिमाद्री सबसे पहले, इसके बाद था हिमाचल, इसके बाद था शिवालिक। यही हमने देखा ना। कंक्लूड कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ट्रांस हिमालय अलग है, हिमालय पर्वतीय प्रदेश के अंदर ये 3 आते हैं आपके। हमने देखा पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भी फिर हमने देखी, जो आपके पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के साइड में जो आपकी पहाड़ियाँ हैं उसको हमने देखा। ये 3 रूप से हमने बांटा था इसको, ठीक है। अब देखिए, ये ट्रांस हिमालय फिर हमने देखा,
ट्रांस हिमालय के अंदर क्या क्या आया था, तो ये यूरेशियन प्लेट का एक खंड है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका निर्माण हिमालय से पूर्व ही हो चुका था, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, महान हिमालय या फिर बृहद हिमालय भी इसको कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे तो ये जम्मू कश्मीर और तिब्बत में फैला हुआ है, और इसमें तिब्बत हिमालय भी इसको कहते हैं, ये बात हमने देख ली। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। इसकी लंबाई जो है 965 किलोमीटर के लगभग है। वनस्पति का अभाव यहाँ पे देखने को मिलता है, ये भी हमने देख लिया। अवसादी चट्टान से बना हुआ है आपका ट्रांस हिमालय, ये भी याद रखेंगे। टर्सरी से लेकर के कैम्ब्रियन युग की चट्टानें यहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है। और इसमें आपने देखा कि सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी पूर्ववर्ती नदियाँ जो है, इसका जन्म यहाँ से शुरू हो जाता है। ट्रांस हिमालय में बहुत सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं, सियाचिन, नुब्रा घाटी में, बाल्टोरो, ब्याफो और हिप्सर, ठीक है, ये आपने देख लिया। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से किस प्रकार अलग है, तो हिंज लाइन के द्वारा अलग होता है। और गॉडविन ऑस्टिन के बारे में हमने देखा कि ये ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, गॉडविन ऑस्टिन। इसकी लंबाई कितनी है, तो याद रखेंगे 8611 मीटर। काराकोरम पर्वत श्रेणी में ये स्थित है और भारत की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। राकापोसी चोटी क्या है, तो आपने देखा ये लद्दाख पर्वत श्रेणी में स्थित है और यह विश्व की सबसे तीव्र या खड़ी ढाल वाली चोटी है, इस प्रकार से है एकदम, ठीक है, ढाल है पूरा। चलिए, इसके बाद हमने देखा ट्रांस हिमालय की श्रेणियाँ। ट्रांस हिमालय की श्रेणियों में हमने देखा काराकोरम श्रेणी, यह है सबसे उत्तरी पर्वत है, यानी सबसे ऊपर है काराकोरम श्रेणी, जहाँ पे इसको हम उच्च एशिया की रीढ़ भी कहते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन। काराकोरम श्रेणी नुब्रा घाटी में, सियाचिन ग्लेशियर यहीं पे पाया जाता है, ठीक है। लद्दाख श्रेणी में हमने क्या देखा, राकापोसी श्रेणी इसी के अंदर आता है, और ये जो है लद्दाख श्रेणी के पूर्व भाग में कैलाश पर्वत जो है ये आपका पाया जाता है, ठीक है। कैलाश पर्वत कहाँ पाया जाता है, लद्दाख श्रेणी में, याद रखेंगे, बस इतना ही देखना है आपको। जास्कर श्रेणी में क्या है, तो जास्कर श्रेणी जो है वो लद्दाख के दक्षिण और महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। महान हिमालय किसको कहते हैं, हिमाद्री को, हिमाद्री के ऊपर, यानी कि जास्कर श्रेणी आपका हिमाद्री के ऊपर है, ठीक है। लद्दाख श्रेणी या जास्कर श्रेणी के बीच में सिंधु नदी बहती है, ये भी पता होना चाहिए। उत्तराखंड के राज्यों में स्थित है ये, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में। नंगा पर्वत आपका यहीं पे जास्कर श्रेणी में, ठीक है, ये याद रखेंगे। और माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, खिंगरी, बिंगली दर्रा, ये सब आपका जास्कर में आता है, ठीक है। चलिए, आगे हमने देखा फिर हिमालय पर्वतीय प्रदेश को, जहाँ पे हमने देखा बृहद हिमालय, इसी को हम आंतरिक हिमालय कहते हैं, इसी को हम हिमाद्री भी कहते हैं, महान हिमालय, ठीक है। तो ये सब नाम से ये जाना जाता है। तो ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है, और हिमालय, महान हिमालय भी इसी को कहते हैं, आंतरिक हिमालय भी इसी को कहते हैं, ठीक है, सर्वोच्च हिमालय भी इसी को कहते हैं, ठीक है। नाम याद रखिए, नाम से क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है। इसके बाद हमने देखा ये सबसे प्राचीन है और वलय प्रकृति है इसकी, और ये क्रोड ग्रेनाइट से बना हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रोड ग्रेनाइट से बना हुआ है। और ये इसका जो आंतरिक भाग है ये आपका ग्रेनाइट नीस और शिष्ट सेलों से बना हुआ है, ठीक है। और इसके सिरे के पश्च भागों में अवसादी सेल पाया जाता है, कायांतरित अवसादी सेल पाया जाता है, जो कि जैसे नीज हो गया है ना, ये आपने पढ़ा हुआ है। चलिए, यह पश्चिम में नंगा पर्वत सिंधु नदी के जॉर्ज से लेकर के अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा तक फैला हुआ है। और सबसे ऊंची चोटी इसमें कौन कौन सी है, माउंट एवरेस्ट इसी के अंदर है, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंचनजंगा इसी के अंदर है, मैकालू, धौलाधिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, बद्रीनाथ, नीलकंठ, नामचा बरवा, केदारनाथ, ये सभी इसी के अंदर आते हैं। बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, 6100 मीटर। माउंट एवरेस्ट या सागर माथा इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। बृहद हिमालय के मध्य भाग में गंगा, यमुना और इसकी सहायक नदियों का उद्गम होता है, और इसकी प्रमुख नदी कौन सी है, तो सिंधु, ब्रह्मपुत्र और अलकनंदा, याद रखेंगे। बृहद हिमालय में ये अभी हम चल रहे हैं। तो बृहद हिमालय मध्य हिमालय से मैन सेंट्रल थ्रस्ट को के द्वारा ये अलग हो जाता है, ठीक है। इतना देख लिया। इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट हमने देखा, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, हिमालय की सर्वोच्च शिखर अगर हम देखें तो माउंट एवरेस्ट है, जो 8848.86 मीटर है आपका ये, ठीक है। नेपाल में इसको सागरमाथा कहते हैं, और चोमोलंगमा इसको चीन में कहते हैं। चलिए, इसका आगे देखें तो सर्वोच्च शिखर गॉडविन ऑस्टिन K2 है, जो पाक अधिकृत पीओके में आपका ये पाया जाता है। और भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर्वत श्रेणी में स्थित दर्रे की बात की जाए तो बुर्जिला दर्रा कश्मीर में, जोजिला दर्रा लद्दाख में, बरालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में, शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, थांगला दर्रा उत्तर प्रदेश में, नाथुला दर्रा सिक्किम में, ये सारा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमने इसकी प्रमुख चोटियों को देखा, जहाँ पे हमने माउंट एवरेस्ट देखा, कंचनजंगा,
मैकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, नामचा बरवा, केदारनाथ, ये सब आपका वृहद हिमालय के अंदर आता है। इसके बाद हम चले गए लघु हिमालय के अंदर। लघु हिमालय, मध्य हिमालय, हिमाचल श्रेणी इसको कहते हैं। नाम याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका विस्तार जो है वो मुख्य हिमालय या मृहद हिमालय के दक्षिण में यानी नीचे है। प्री कैम्ब्रियन और पैलियोजोइक चट्टान से मिलकर ये बना है। पीर पंजाल श्रेणी का पश्चिमी विस्तार यहाँ पे है। इसकी चौड़ाई की बात की जाए 80 से 100 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है और 3700 से 4500 मीटर के बीच में इसकी ऊंचाई है। उबड़ खाबड़ है सबसे ज़्यादा कौन सा, हिमाचल श्रेणी, ठीक है। और क्या हमने देखा इसमें, तो लघु हिमालय तथा शिवालिक श्रेणी के मध्य में यानी कि उसके बीच में कौन कौन सा है, शिमला है आपका, मसूरी है, चक्राता, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग, ये सब आपका पाया जाता है। महान वृहद हिमालय या लघु हिमालय के मध्य में कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू घाटी, ये सब पाया जाता है। मध्य हिमालय शिवालिक हिमालय के बीच में मेन बाउंड्री फॉल्ट पाया जाता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, लघु हिमालय के अंतर्गत छोटी छोटी श्रेणियाँ पाई जाती हैं। पीर पंजाल, नागटिब्बा, मसूरी, धौलाधार और महाभार श्रेणी, ये पाँचों याद रखें, पाँचों बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आपका बनता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमने देखा मर्ग क्या है, बुग्याल क्या है, दून क्या है या करेवा क्या है। तो मर्ग क्या है, लघु हिमालय की ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जिसको मर्ग कहा जाता है। कश्मीर में सोनमर्ग, गुलमर्ग इसके उदाहरण है। बुग्याल हमने देखा लघु हिमालय के ढालों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड या बुग्याल पयार कहते हैं, ये उत्तराखंड में पाया जाता है, ठीक है। दून की बात करें तो शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में पाया जाने वाला समतल घाटी या मैदान जो है वो पश्चिमी में दून या पर्व कहलाता है, द्वार कहलाता है, जैसे देहरादून, हरिद्वार। करेवा क्या होता है, कश्मीर घाटी में हिमोड निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना को करेवा कहते हैं। जैसे केसर की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध होता है करेवा, बहुत पूछा जाता है, याद रखेंगे। इसके बाद हमने देखा शिवालिक श्रेणी या बाह्य हिमालय, यह हिमालय की सबसे बाहरी या नवीनतम श्रेणी है। इसका निर्माण काल मध्य मायोसिस के निम्न में प्लिस्टोसिस अर्थात सेनोजोइक युग में ये माना जाता है शिवालिक श्रेणी, ठीक है। सबसे लघु, सबसे नवीन है। और शिवालिक श्रेणी में हमने और क्या इंपॉर्टेंट देखा, तो इसकी ऊंचाई 900 से 1200 मीटर के बीच पाई जाती है। बालू कंकड़ इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं, मोटी परत होती है। शिवालिक के गिरिपथ क्षेत्र में सिंधु से तीस्ता नदी के बीच फैला गया भाबर मैदान यहीं पे है। और इसके बाद हमने ये सब उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, चलिए आगे। फिर हमने क्या देखा, पूर्वांचल की कुछ पहाड़ियाँ हैं, जैसे डाफला पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में, अबोर पहाड़ी, पटकाई बूम, मिकिर, खासी, मिहरी, मिसमी पहाड़ी, बरेल, गारो, जयंतिया। यहाँ से पूछा सकता है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ निम्न में से कौन है। तो ये सारे हमने देख लिया। फिर हिमालय को प्रादेशिक विभाजन भी किया गया 4 भागों में, पंजाब हिमालय, कुमाऊँ हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, ये 4 याद रखेंगे। पंजाब के अंदर क्या याद रखना है आपको, तो सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य में ये अवस्थित है। और काराकोरम, लद्दाख, धौलाधर, पीर पंजाल, जास्कर श्रेणी इसी के अंदर आता है। रोहतांग, बनियाल दर्रा, फोटुला, जोजिला दर्रा इसके अंदर पाया जाता है पंजाब हिमालय में। ये इतनी बातें आपको याद रखनी है, फास्ट रिवीजन भी आपको करवा रही हो साथ में ताकि सही बातें आपको याद रहे। कुमाऊँ हिमालय या सतलज या काली नदी के मध्य में स्थित है। यह पंजाब हिमालय का सबसे ऊँचा भाग है, ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भागीरथी या यमुना नदी के उद्गम क्षेत्र इसी हिमालय में है। बद्रीनाथ और केदारनाथ इसकी प्रमुख चोटी है। नंदा देवी जो है कुमाऊँ हिमालय का एक प्रमुख शिखर है। संगम की बात करें तो सारे संगम यहाँ पाए जाते हैं, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग और रुद्रप्रयाग इसी के अंदर पाए जाते हैं कुमाऊँ हिमालय, ठीक है। इसके बाद हम आ गए नेपाल हिमालय के अंदर। नेपाल हिमालय में हमने क्या देखा, ये सबसे लंबा है, ठीक है। और काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में ये पाया जाता है, विस्तृत है, वहाँ तक विस्तृत है। और सर्वोच्च इसका जो श्रृंखला है माउंट एवरेस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट नेपाल हिमालय में, कंचनजंगा, धौलागिरी, मैकालू यहीं पाया जाता है। हिमालय, असम हिमालय की बात करें तो तीस्ता नदी से लेकर के दिहांग ब्रह्मपुत्र नदी तक ये फैला हुआ है। और नागा पहाड़ी, मणिपुर, मिजो, खासी यहीं पे का पाया जाता है हिमालय, असम हिमालय के अंदर। और ये प्रमुख आपकी कुछ नदियाँ हैं, दिहांग, दिबांग, लोहित और ब्रह्मपुत्र। ये सभी आपको पता है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। जब हम नदी करेंगे ना बहुत तसल्ली से करेंगे, बहुत अच्छे से सभी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। अब हम यहाँ पे फिर हमने देखा पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय में अंतर। तो अंतर हमने देख लिया कि सिंधु नदी से काली नदी के बीच ये स्थित है। यहाँ पे ये आपका पूर्वी साइड में आपका ये स्थित है। पश्चिमी विक्षोभ से ये सर्वाधिक वर्षा यहाँ पे होती है शीत ऋतु में, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, पश्चिमी हिमालय में होता है, याद रखेंगे। दक्षिण पश्चिमी मानसूनी से अधिक वर्षा प्राप्त होती है यहाँ पे, ये ग्रीष्म ऋतु में होती है।
यहाँ पे वर्षा कम होती है, यहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, आपको पता है। जैव विविधता यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा है और पेड़ जो है वो कम है, यहाँ पे बर्फ़ कम है, पेड़ ज़्यादा है। इस तरह से यहाँ पे दिया गया है। गंगा, यमुना, सिंधु यहाँ की नदियाँ हैं और यहाँ की नदियाँ कौन सी हैं? तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। इसके बाद हमने ये कुछ हिमनद देखे जो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दर्रा में भी आपका कुछ कुछ ही है जो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, इसके बाद बुर्जिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, सिपकिला दर्रा, ये सब आपका इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेंगे। PDF दे दूँगी, अच्छे से याद कर लेना। रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, मन्ना, नीति, लिपुलेख दर्रा, नाथुला दर्रा, ये सब आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इधर दीफू दर्रा आपका इंपॉर्टेंट है और थाल घाट, बोर घाट, पाल घाट आपका इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेंगे। बस, ज़्यादा कुछ नहीं है और यहाँ पे। इसके बाद ये हमने पूरा यहाँ पे ख़त्म कर लिया। उत्तर का विशाल मैदान, ये कल हम देखेंगे, जहाँ पे सतलज, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान देखेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत बना है। तो उम्मीद करती हूँ ये पूरा पर्वत श्रृंखला आज आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।